हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में नया चैप्टर पढ़ेंगे और लास्ट चैप्टर है ये मोशन ऑफ सैटेलाइट और एस्केप वेलोसिटी, उपग्रहों की गति, पलायन वेग। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें जो सैटेलाइट है, सबसे पहले उपग्रह है, तो हम लोग यही समझ लेते हैं पहले कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह सैटेलाइट, तो सैटेलाइट क्या है कि कुछ ऐसे पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहते हैं। अब ये उपग्रह जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उपग्रह हैं? देखिए, एक तो होगा प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होगा वो आर्टिफिशियल। तो एक है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है मानव निर्मित उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह भी कह सकते हैं, मानव निर्मित उपग्रह, या फिर इसको कृत्रिम उपग्रह भी लिख सकते हैं, कृत्रिम। तो उपग्रह क्या होते हैं कि ये कुछ ऐसे पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा, और दूसरा कैसा होता है वो मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह होगा। अब जैसे कि ये कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा क्या होगा? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है ना? कैसा है? प्राकृतिक उपग्रह है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और भी ऐसे ग्रह हैं, जैसे शनि है, बहुत सबसे ज़्यादा उपग्रह उसके हैं, करीब 82 के आसपास है। और दूसरा जो है वो बृहस्पति है, उसके भी करीब 79 के आसपास उपग्रह हैं। तो ये सभी क्या हैं? वो प्राकृतिक उपग्रह हैं। कैसे उपग्रह हैं ये सारे? प्राकृतिक उपग्रह। और दूसरे क्या होते हैं? कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं जिन्हें पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा जाता है विभिन्न उद्देश्य के लिए, जैसे कि मान लीजिए मौसम का अध्ययन करना हो गया, या पृथ्वी के आकार का अध्ययन करना हुआ, या फिर टेलीविज़न वगैरह में जो कार्यक्रम आते हैं उनके लिए। तो इस तरीके के जो उपग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मानव निर्मित या फिर कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अब ये कृत्रिम उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे दो प्रकार के होते हैं, तो इसको समझने के लिए ज़रा देखते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये मान लिया हमने, ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी क्या है? वो अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ये क्या है? इनके ध्रुव हैं। कैसे हो गए? ये ध्रुव हो गए। और ये क्या हो गया? ये अक्ष है ना? ये क्या हो गया? अक्ष। तो एक ये ध्रुव हो गया, दूसरा क्या है? अक्ष है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर इस तरीके से क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है ना? कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अक्ष कहते हैं, या फिर इसको भूमध्य रेखा है ना? ये क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इसको अक्ष भी कह सकते हैं। और ये क्या हो गया? आपका ध्रुव हो गया। नॉर्थ से ये नॉर्थ हो गया, ये मान लिया साउथ पोल हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि ये पृथ्वी हो गई। अब ये जो उपग्रह हैं, मानव निर्मित उपग्रह है, वो दो प्रकार से छोड़े जाते हैं। दो प्रकार का मतलब क्या है? दो जगह पे वो चक्कर लगाएंगे। कैसे चक्कर लगाएंगे? एक तो ये ध्रुव के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएंगे, है ना? कैसे लगाएंगे? एक ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। कुछ उपग्रह होंगे जो ऐसे, इसको ऐसे बना देते हैं, ये ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाएंगे ऐसे। और दूसरा क्या हो जाएगा? वो अक्ष के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाएंगे। तो इस तरीके से जो उपग्रह हैं वो मानव निर्मित उपग्रह दो प्रकार के होंगे। एक क्या होगा? जो ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और दूसरा क्या होगा? जो अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। जो ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इन सैटेलाइट्स को ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट कहा जाता है ना? क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। लिख लेते हैं इसको, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट यानी क्या हो जाएगा? वो जो पृथ्वी के ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। और जो ग्रह ये अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें भूतुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। भूतुल्यकाली उपग्रह। अब इन्हें भी भूतुल्यकाली उपग्रह क्यों कहा जाता है? जियो स्टेशनरी, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी क्या है? वो पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूम रही है, और ये ग्रह भी क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है। अगर यह उपग्रह है, स्वग्रह नहीं उपग्रह, अगर यह उपग्रह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है, यह भी अगर पृथ्वी का एक चक्कर अगर 24 घंटे में लगाए
पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है, वो 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो अगर यह ग्रह भी पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमने में मतलब एक पूरा चक्कर लगाती है 24 घंटे में, तो उसी तरीके से अगर यह ग्रह भी उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर इस अक्ष पर क्या हो जाए, वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा, तो क्या होगा, वो पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा स्थिर नजर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, वो ऐसे ऐसे घूम रही है, एक चक्कर 24 घंटे में लगा रही है। अब यहाँ पर कोई है, वो भी इस तरीके से 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है, ये ऐसे ऐसा मान लेते हैं, है ना, ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये देखिए, ये मान लीजिए जैसे पृथ्वी हो गई। तो अब इसके चारों तरफ अगर चक्कर लगाएगा तो जितने देर में ये चक्कर लगाए उतने में ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके सापेक्ष हमेशा स्थिर नजर आएगा। तो ये उपग्रह क्या कहलाता है, भूतुल्यकालीय उपग्रह कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया भूतुल्यकालीय उपग्रह। तो एक पोलर सैटेलाइट होगा और दूसरा क्या होगा, जियो स्टेशनरी हो जाएगा। अच्छा, सैटेलाइट बनाना बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान नहीं, मतलब फिर भी आसान है, लेकिन इसे अपनी कक्षा में स्थापित करना सबसे बड़ा काम है। भारत जो है शायद 5वां या 6वां देश है जो सैटेलाइट जो है वो प्रक्षेपित करता है। क्यों, सैटेलाइट बनाना आसान है लेकिन उसे प्रक्षेपित करना बहुत बड़ा काम है ना। क्या है कि रॉकेट से उसे भेजना। तो अब लोगों ने नाम सुना होगा, जो रॉकेट होते हैं वो PSLV है, GSLV है। क्या मतलब होता है इसका, देखिए SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV तो क्लियर हो गया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसमें क्या होगा, एक क्या होगा वो ध्रुव में भेजा जाएगा और दूसरा क्या होगा वो अक्ष में भेजा जाएगा। तो जो ध्रुवों के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट भेजा जाता है, जिस रॉकेट से भेजा जाता है उसे PSLV कहा जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। क्या करता है ये, ध्रुवी उपग्रहों को भेजता है। और दूसरा होता है GSLV, ये भी नाम सुना होगा सब लोगों ने, GSLV। SLV का मतलब तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और G का मतलब यहाँ का क्या होगा, जियो स्टेशनरी, है ना। क्या हो जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। तो ये क्या है, इन रॉकेट की सहायता से इसको भेजा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो GSLV भेजा जाता है, जो भूतुल्यकालीय उपग्रह हैं, यह पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा क्या हो जाएंगे, स्थिर नजर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, स्थिर नजर आएंगे। लेकिन ये ध्रुव वाले जो हैं ये स्थिर नजर नहीं आते। अच्छा, ये जो ध्रुवीय उपग्रह हैं ये बहुत कम ऊंचाई पे होते हैं, लगभग 600 से करीब 800 किलोमीटर के आसपास जो है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो भूतुल्यकालीय उपग्रह होता है, इसकी जो ऊंचाई है करीब मान लीजिए करीब 4200 4000 मान लेते हैं, 4000 किलोमीटर के आस नहीं 40,000 किलोमीटर, 4000 नहीं 40,000 किलोमीटर, करीब 40,000 किलोमीटर के आसपास जो है इसको प्रक्षेपित किया जाता है। 40,000 पृथ्वी तल से 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब भारत तो भूमध्य रेखा में है नहीं, है भारत भूमध्य रेखा में, भारत कहाँ पर है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा के जाती है, जैसे मान लीजिए भारत हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, और ये क्या है, कर्क रेखा, है ना। और ये कौन सी है, ये मकर रेखा है। तो भारत तो यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है कर्क रेखा पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भूतुल्यकालीय उपग्रह है, वो क्या होगा, पृथ्वी पर से स्थिर तो नजर आएगा, पृथ्वी नहीं भारत से स्थिर तो नजर आएगा, लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी क्या है, भारत में ऐसा कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं लगाया जा सकता है जो क्या करे, जो हमेशा स्थिर नजर आए, स्थिर तो खैर नजर आएगा लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं होगा, है ना। क्या होगा, बिल्कुल ऊपर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये हमेशा भूमध्य रेखा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। तो हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तो हमें नजर आएगा सामने, है ना, लेकिन बिल्कुल ऊपर नजर नहीं आएगा। क्लियर है सब लोगों को। तो ये क्या है, ये सब सैटेलाइट है, उपग्रह हैं। तो उपग्रह क्या होते हैं, ऐसे पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अगर ये नेचुरल है, प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक है, तो क्या हो जाएगा, वो प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है और शनि का टाइटन है, इस तरीके से। और मानव निर्मित वो उपग्रह होंगे जो मानव निर्मित करके अपने किसी एक उद्देश्य से के लिए उसको भेजता है, तो उसे उपग्रह क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। जैसे भारत के इनसेट वाले श्रेणी के है, सबसे पहला जो भारत का सैटेलाइट है वो कौन सा है, आर्यभट्ट है ना, रूस की सहायता से उससे भेजा गया था, तो आर्यभट्ट है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। अब मानव निर्मित भी दो होते हैं, एक जो है वो ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, और एक क्या होता है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, भूतुल्यकालीय उपग्रह कहलाते हैं। ठीक, इसका आवर्त काल जो है वो लगभग
24 घंटे होते हैं, यानी एक चक्कर जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष 24 घंटे में लगाता है तो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर नजर आता है। और जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ये इनकी दूरी बहुत कम होती है, मतलब 600 से 800 किलोमीटर ही होते हैं, इसलिए ये जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 100 मिनट के आसपास में एक चक्कर लगा देते हैं, यानी दिन में कई बार क्या होता है ये पृथ्वी के चक्कर लगा लेते हैं। तो इसका जो उपयोग किया जाता है ध्रुवीय उपग्रहों का, तो इसका क्या हो जाएगा, इससे पृथ्वी के जो नक्शा है, पृथ्वी का जो रूप है, आकार है, उसका अध्ययन करने में हो जाएगा, और जो ओजोन परत है उसका अध्ययन करने में हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से वो बार बार निकल रहा है तो इसके अध्ययन करने के लिए वो किया जाता है। लेकिन जो जियो स्टेशनरी होते हैं, भूतुलिकालय उपग्रह होते हैं, इनका उपयोग किस में किया जाएगा, जैसे रेडियो में, टेलीविज़न में प्रसारण किया जाता है, इन सब में क्या है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और होता है भूतुलिकालय उपग्रह होती है, एक और होता है उपतुल्यकालीय उपग्रह। उपतुल्यकालीय कक्षा होती है, इसमें ये 24 घंटे में चक्कर लगाता है, तो वो करीब करीब 12 घंटे में चक्कर लगाता है, 11 घंटे शायद 52 या 54 मिनट होता है कुछ, या 58 मिनट होता है। तो उसकी सहायता से जो है वो जीपीएस काम करता है ना, क्या काम करता है, जीपीएस काम करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह पढ़ लिया कि ये उपग्रह होते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे पढ़ते हैं। जीएसएलवी पीएसएलवी भी समझ में आ गया होगा। पोलर अगर भेजेंगे तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, और अगर जियो स्टेशनरी होगा तो जीएसएलवी से भेजा जाता है। अब पृथ्वी की कक्षा में कैसे सैटेलाइट को जो है वो स्थापित किया जाता है। स्थापित करने का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की कक्षा में कैसे सैटेलाइट को जो है वो स्थापित किया जाएगा। देखिए जरा, ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, यहाँ से पहले रॉकेट से, पृथ्वी के तल से जो है रॉकेट से 3 स्टेज रॉकेट काम करती है ना। तो पहले फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि रॉकेट के ऊपर जो सैटेलाइट रख दिया जाता है, बांध दिया जाता है, उससे क्या है रॉकेट को ऊपर की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है। ये ऊपर पहुंचता है लगभग 200 किलोमीटर तक, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको पार करके 200 किलोमीटर जब मान लीजिए ऊपर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, वो रॉकेट का काम खत्म होता है, पहले रॉकेट का दूसरा रॉकेट काम करता है, जो इसे क्या करता है, क्षैतिज वेग देता है ना। कैसा वेग देता है, क्षैतिज वेग देगा। और जब ये क्षैतिज वेग दे देगा तो ये इसके चारों ओर दीर्घवृत्त के आकार कक्षा में जो है वो चक्कर लगाएगा। कैसा लगाता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या चीज, सैटेलाइट। ये मान लीजिए सैटेलाइट क्या हो जाए, दीर्घवृत्ताकार, ये इसकी अस्थायी कक्षा कहलाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जब मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पहुँचने पर क्या होता है, यहाँ पर फिर से तीसरा स्टेज काम करता है और फिर से क्षैतिज वेग दिया जाता है सैटेलाइट को। अब क्या होता है, इसके चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने लगता है। तो इस तरीके से सैटेलाइट को जो है अपनी कक्षा में स्थापित किया जाता है। पहले 200 किलोमीटर सीधा जाएगा, फिर ऊपर पहुँचने पर इसे क्षैतिज वेग दिया जाएगा। जब क्षैतिज वेग दिया जाता है तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस में पृथ्वी होती है। ये इसकी उपसौर है, ये इसका अपसौर स्थिति कहलाती है। जब ये अपसौर स्थिति पर आता है, यहाँ पर रॉकेट का 3rd स्टेज काम करता है, यहाँ पे क्षैतिज वेग लगता है, और जैसे यहाँ से वेग लगता है तो फिर ये एक निश्चित त्रिज्या के एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने लगता है। फिर पृथ्वी क्या हो जाती है, उसके केंद्र पर आ जाती है। तो इस तरीके से जो है वो सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। बहुत बड़ा काम होता है ये। हमने कहा कि सैटेलाइट बनाना आसान है, लेकिन उसे स्थापित करना उसकी कक्षा में ये बहुत बड़ा काम है। और भारत इसमें शामिल है। सैटेलाइट जो है वो भारत बनाता है और प्रक्षेपित भी करता है, अपने भी प्रक्षेपित करता है और दूसरे के भी कई सैटेलाइट्स को एक साथ लेके जाता है। तो भारत उसमें शामिल है। चलिए ठीक। अब उपग्रह की पढ़ते हैं, जब सिलेबस में आते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल निकालना हो। उपग्रह की कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, क्या होगी तो ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट भी है ये। मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की रेडियस है RE, और इसके तल से h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर मान लीजिए कोई एक सैटेलाइट है। और वो सैटेलाइट क्या है, इस पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। कैसा लगा रहा है, वृत्त के आकार पर चक्कर लगा रहा है। तो अगर ये वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो इसकी स्पीड है
परिक्रमण कच्छी चाल है ना, इस कच्छी चाल की हमें गणना करनी है। इस कच्छी चाल को हमने क्या लिख दिया, वी नॉट। मान लें कि जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट की जो कच्छी चाल है वो कितनी है, वी नॉट है। और ये जो चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट, इसका जो मास है वो इस मालूम चले लिख देते हैं, और ये अर्थ है, अर्थ के मास को हम एम लिखते हैं। ठीक है, अब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो देखिए एक ये मास है और एक ये मास है, दो पिंड हैं, दोनों पिंडों के बीच में क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। जानते हैं न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण अगर बल कार्य करेगा तो न्यूटन के अनुसार क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला जो बल होगा F बराबर, फार्मूला क्या होता है, Gm1m2 बटे r स्क्वायर। तो m1 की जगह पर m ही हो जाएगा, m2 की जगह पर m हो जाएगा, और बटे r स्क्वायर, यानी इनके बीच की दूरी। ये टोटल दूरी कितनी होगी, re और प्लस h, यानी कि re प्लस h का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 मान लग सकते हैं इसको। अब ये जो ग्रह है सैटेलाइट, ये क्या है, अर्थ के चारों ओर क्या है, सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है। तो अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है तो क्या होता है, उस पर अभिकेंद्र बल काम करता है। तो इस पिंड पर या इस उपग्रह पर कार्य करने वाला जो अभिकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल, वो कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर क्या होगा, mv स्क्वायर बाई आर। m होगा सैटेलाइट का मास, v इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, हमने v नॉट लिखा है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी, vo का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, vo इसको लिख दिया है, mv स्क्वायर बटे r। r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी re प्लस h, re प्लस h। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हम जानते हैं कि जो अभिकेंद्र बल है वो कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है, कोई नया बल नहीं होता है। तो अगर ये कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है तो ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, वो क्या नाम है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो ये चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, FC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो FG के बराबर हो जाएगी। वैल्यू पुट अप करेंगे, FC की वैल्यू mv स्क्वायर बाई re प्लस एच इज इक्वल टू FG कितना है, Gmem बाई re प्लस एच का होल स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, re प्लस एच से re प्लस एच का होल स्क्वायर कैंसिल होगा। यहाँ से v नॉट की वैल्यू निकल आएगी, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा Gme अपान re प्लस एच। इसको और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा, इसका रूल लगा देंगे पूरे में, और होगा Gme अपान re प्लस एच। ये हो जाएगी कच्छी चाल का व्यंजक, ऑर्बिटल वेलोसिटी का व्यंजक हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि Gme की वैल्यू कितनी होती है, Gme बराबर हम लोग जानते हैं Gre स्क्वायर होती है। तो अगर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Gme की जगह Gre स्क्वायर अपान re प्लस एच हो जाएगा। तो इसको लिखा रहने इतना, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। इन दोनों फार्मूलों में स्मॉल m नहीं है, स्मॉल m, तो स्मॉल m नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो पिंड की कच्छी चाल है वो उपग्रह की पिंड की या उपग्रह की जो कच्छी चाल है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे 1 किलो का हो चाहे 1000 किलोग्राम का हो। सैटेलाइट का द्रव्यमान कुछ भी हो, उसकी वेलोसिटी जो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वी नॉट जो है वो m पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कौन सी बात पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पर, यानी कि जिस ग्रह के चारों ओर सैटेलाइट चक्कर लगाएगा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर चंद्रमा बृहस्पति पर है, बृहस्पति के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर ये उपग्रह पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहा होता है, एच का मान जो है वो कम होता है उसकी त्रिज्या के सापेक्ष, यानी अगर यहाँ लिख देते हैं, यदि एच जो है वो re के सापेक्ष बहुत कम हो, यानी पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहा हो, तो जब पृथ्वी के समीप चक्कर लगाए तो यहाँ से क्या होगा, एच को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
वो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई, और आर ई से एक आर ई कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी आर ई। ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहे सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी नॉट कितना हो जाएगा। पृथ्वी के अगर समीप है तो जी को हम मान सकते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, जी की वैल्यू क्या रख सकते हैं 9.8, और आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ 6400 किलोमीटर होती है। इसको अगर हल करते हैं तो वी नॉट की वैल्यू आती है करीब 8 होती है, 7.8 होती है करीब, चलिए ऐसे लिखते हैं 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, क्या हो जाती 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये पृथ्वी के अति समीप चक्कर लगा रहे जो ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, 7.8 है, 7.92 है ना, कितना है 7.92 किलोमीटर, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतने वेग से पृथ्वी के चारों ओर जो समीप होगा ग्रह वो चक्कर लगा रहा होगा, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। किलोमीटर प्रति सेकेंड बहुत वेलोसिटी है ये, से करीब 8 किलोमीटर एक सेकेंड में इसकी स्पीड है। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और निकलेगा 8 × 48 480 के आसपास आएगा ना, तो बहुत अधिक हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से हल कर लेंगे, इसको ज़्यादा ही निकलेगा, और 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो 8 × 48 हो जाएगा, 1 0 और बढ़ा दें 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नहीं प्रति घंटा कहाँ, और ज़्यादा होगा, प्रति सेकंड प्रति मिनट होगा ये, तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बहुत अधिक हो जाता है कुल मिलाकर। चलिए प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 1 सेकंड में जा रहा है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा, प्रति मिनट स्पीड हो जाएगी, और अगर 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसको हल कर लीजिएगा, आ जाएगा, बहुत अधिक निकलता है, बहुत अधिक निकलता है। अब इसके बाद क्या है कि इसका परिक्रमण काल कितना होगा, उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा। पृथ्वी के जो अगर समीप चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे उपग्रह का परिक्रमण काल, टाइम पीरियड क्या होगा इसका। तो फार्मूला जानते हैं, टी आवर्तकाल क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ये तो होता है 4 बार दूरी बटे समय, तो समय क्या होगा दूरी बटे 4। ये सैटेलाइट है, ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, और इसके चारों ओर क्या है, ये ग्रह चक्कर लगा रहा है, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी आर ई है, और ये कितनी है एच, तो टोटल दूरी आर ई प्लस एच हो जाएगी। ये पृथ्वी है, तो मिटा देते हैं, साफ साफ बना देते हैं, ठीक, ये आर ई। तो अगर ये इसका चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर क्या होगा, टी। दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी, तो ये क्या हो जाएगी, इस वृत्त की परिधि होगी, और परिधि का मतलब क्या है 2πr, और r की जगह पर होगा आर ई प्लस एच, और चाल कितनी है इसकी, कच्छी चाल है वी नॉट। अब वी नॉट का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है 2π आर ई प्लस एच, और वी नॉट कितना निकाला, अभी हम लोगों ने निकाला था √GME अपान आर ई प्लस एच। एक मिनट, है, तो वी नॉट कितना होता है √GME बटे आर ई प्लस एच होता है। ये क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा,
GME की वैल्यू GRE² होती है, RE + H है, इसको हल करते हैं तो देखिए जरा क्या होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, T की वैल्यू क्या आ जाएगी, T = होगा 2 पाई RE + H अपान, ये लिखा है GME। हम जानते हैं GME = GRE² होता है, तो लिख सकते हैं GME की जगह पर GRE²। अपान क्या लिखा हुआ है, RE + H। अब RE + H है, इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। इसको हल कर लेते हैं। T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई और RE + H अपान √G हो जाएगा, RE² का वर्गमूल RE हो जाएगा। और ये RE + H है, इसको बटे में लिख सकते हैं, RE + H की पावर 1/2। इस 1/2 को इसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई RE + H की पावर, ये 1 लिखा हुआ है, और +1/2 अपान √G और RE अलग हो जाएगा। यानी T की वैल्यू हल हो जाएगी यहाँ से, क्या होगा, 1 + 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। तो 2 पाई RE + H की पावर 3/2 अपान √G और RE, इतना लिख सकते हैं। अब इसका तो इसको वर्गमूल में बना के लिखा जा सकता है, लिखा रहेंगे, इतने ही पर्याप्त है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल का व्यंजक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि हम आवर्तकाल के व्यंजक निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ग्रह अगर पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहा होता, कहाँ लगा रहा होता, पृथ्वी के अगर समीप चक्कर लगा रहा होता तो कितना होता, पृथ्वी के अगर समीप चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको। अच्छा, थोड़ा सा और चाहे तो हल कर सकते हैं। ये √ लिखा हुआ ना, ये 3/2 का मतलब है कि इसकी पावर 1/2 × 3 ऐसे लिखा जा सकता है। थोड़ा चला हल कर लेते हैं, थोड़ा सा और, 2 पाई, इसको लिख सकते हैं RE + H की पावर 1/2 होल पावर 3, ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 3/2 लिखा हुआ है। और अपान लिखा हुआ है GRE √G और RE। चलो इसको RE² लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्गमूल के अंदर ले आएंगे तो RE² हो जाएगा। यहाँ से बन जाएगा T की वैल्यू 2 पाई √RE + H का होल क्यूब अपान GRE², ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही। इसको थोड़ा सा सरलीकरण करेंगे। अच्छा, पृथ्वी के अगर ये अति समीप चक्कर लगा रहा होगा, तो जब पृथ्वी के अति समीप चक्कर लगा रहा है तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, RE के सापेक्ष बहुत कम होगी, तो हम H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब H को नेग्लेक्ट करेंगे तो T कितना आएगा, देखिए जरा, T आएगा 2 पाई √RE, H को तो 0 करेंगे तो RE का होल क्यूब हो जाएगा अपान, ये क्या होगा, GRE²। तो एक RE² से RE क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो T की वैल्यू फार्मूला आ जाएगी 2 पाई √RE/G। ये पृथ्वी के अति समीप चक्कर लगा रहे जो उपग्रह है उसका आवर्तकाल होगा, T = 2 पाई √RE/G। अब पृथ्वी के अगर अति समीप चक्कर लगा रहा था तो उसकी जो कच्छी चाल थी, हम लोगों ने निकाला था, कितनी आई थी, V0 आई थी 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अगर ये पास समीप में चक्कर लगा रहा है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, यानी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए T = कितना हो जाएगा, 2 पाई पाई की वैल्यू रख दें 3.14 और RE 6.4 × 6 अपान G 9.8। ये पूरा हल करते हैं तो हल होने के बाद ये आता है 84.6 सेकेंड, 84.6 मिनट। तो पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहे उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो 84.6 मिनट होता है, और जो इसकी कच्छी चाल होती है वो 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको हल कर लेंगे। अब आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगला जो वीडियो है वो बाद में बना के डालेंगे।